गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की जो आपकी क्लास है और साइकोलॉजी में जो एसटेट सुपर टेट या जितने भी आपके एग्जाम हैं यूपी टेट लाइक या एच टेट या जो शिक्षण संबंधी एग्जाम है उनके पर्पज से जो आज की क्लास है उसका जो टॉपिक है वो अधिगम के सिद्धांत हैं, थ्योरीज और प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते भी हैं। तो इसको हम किस तरीके से हम लर्निंग करते हैं, जैसे लर्निंग के नियम तो अलग होते हैं, रूल ऑफ लर्निंग्स, ऐसे ही इसकी थ्योरीज अलग होती हैं। तो थ्योरीज को हमने कैसे कैसे किन किन चीजों में डिवाइड कर रखा है उसको आज हम शुरू करते हैं। अधिगम तो आप जानते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन, और सिद्धांत इनके वो हैं जो अलग अलग तरीके लर्निंग के होते हैं, उनको हमने अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है। तो आमतौर पर क्या है, जैसे सीखते तो सब हैं, लर्निंग सब करते हैं, अधिगम सब करते हैं, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है क्योंकि सबकी आईक्यू अलग अलग होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। तो वो कितने तरीकों से सीखते हैं, कोई भी व्यक्ति कितने तरीकों से सीख सकता है, कितने उसकी थ्योरीज हैं। तो भाई सबसे पहले जो हमारा आता है इसमें, हम इसमें लेते हैं व्यवहारवाद को। व्यवहारवाद मतलब बिहेवियरिज्म, और बिहेवियरिज्म का मतलब है एक तरीके से कोई भी बच्चा चाहे उसका आईक्यू कम हो बढ़ेगा तो हम उसको व्यवहार के तरीके से कार्य सिखा सकते हैं। तो व्यवहारवाद जो दिया है इसमें, इसका जो सिद्धांत है उसको कहते हैं हम उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत। यानी कि किसी भी अनुक्रिया के साथ आपकी जितनी उत्तेजना होगी आप उतना ज्यादा ही लर्न करोगे, उतना ज्यादा ही सीखोगे। आमतौर पर इस व्यवहारवाद का जो सिद्धांत है वो उसमें थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलाव है, और और भी कई सारे लोग हैं। तो ये हमारा एक पहला सिद्धांत आता है व्यवहारवाद। इसको हमने बाद में टेबल से भी लर्न करना है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक आता है हमारा संज्ञानवाद, संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव थ्योरी। जैसे आप जीन पियाजे को पढ़ते हैं, कोफका को पढ़ते हैं, वर्दीमर को पढ़ते हैं, और कई सारे लोग हैं, इसमें भी जर्मनी के लोग हैं ये। तो एक तरीके से ये तो जैसे पहला वाला व्यवहारवाद से सीखा जा रहा था, ये है आपका संज्ञानात्मक कॉग्निटिव जो ज्ञान का प्रवाह है। यानी कि किसी भी चीज को संज्ञान के तरीके से हम कितना जानते हैं, कैसे जानते हैं, उस तरीके से सीखना, उसको हमने नाम दिया संज्ञानात्मक। यानी कि पहला हमारा बिहेवियरिज्म हो गया, दूसरा हमारा कॉग्निटिव हो गया। तीसरा जो सिद्धांत आता है वो है हमारा संरचनावाद, जिसको अंग्रेजी में हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। और इस संरचनावाद में क्या होता है, एक मानसिक चित्रण होता है सबकी, मैड एक तरीके से मैप, हमारा एकदम मेंटल मैप बन जाता है। कौन कौन सी क्रिया कैसे कैसे बनती है, कौन कौन सी घटना कैसे कैसे घटती है, उसको हम संरचनावाद में लेते हैं, अर्थात स्ट्रक्चरलिज्म में, जो एक मानसिक चित्रण बनता है। इसके बाद आता है हमारा अनुभवजन्यवाद। अनुभवजन्यवाद का मतलब, कोई भी व्यक्ति कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। जब जब हमें जैसे जैसे जिस उम्र में जो जो तजुर्बे या एक्सपीरियंस होते रहेंगे हम उनसे सीखते रहेंगे। तो इसको कहते हैं अनुभव से सीखना। तो भाई हमारा पहला क्या था, व्यवहारवाद, दूसरा क्या था, संज्ञानात्मकवाद, तीसरा संरचनावाद और चौथा है हमारा अनुभवजन्यवाद या एक्सपेरिमेंटिज्म। लास्टवा है हमारा सामाजिक अधिगमवाद। आमतौर पर इस सिद्धांत की बात जो की है वो बंडूरा ने की है। तो बंडूरा कहता है कि बच्चा जो सोशल लर्निंग होती है उससे सीखता है, और बच्चे के लिए जो सबसे पहला जो सोशल होता है, समाज होता है, उसका परिवार होता है, परिवार के बाद मोहल्ला, और उसके बाद हमारी सोसाइटी बढ़ती है, स्कूल, सब उसमें आ जाते हैं। तो समाज व अन्य लोगों के द्वारा सीखना जो होता है उसको क्या कहते हैं, सोशल लर्निंग। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिव संज्ञानात्मकवाद, संरचनावाद, अनुभवजन्यवाद और सामाजिक अधिगमवाद। तो एक तरीके से हमारे ये 5 सिद्धांत हैं, जो 5 सिद्धांत में हमारे बहुत सारे इसमें साइकोलॉजिस्ट आएंगे और हम इसे अलग अलग तरीके से सीखेंगे। तो आमतौर पर आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। इसको अब हम अभी हम टेबल के सहारे आपको क्लियर करेंगे। अब जो सीखने के सिद्धांत बताए गए थे आपको, उसको हमने टेबल में बांट लिया है। अब टेबल में हमने क्यों बांटा है, क्योंकि सभी सिद्धांतों का तरीका अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे, जैसे पहला हमने लिया था बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद का जो पहला सिद्धांत आता है वो आता उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत।
बच्चों उद्दीपन अनुक्रिया क्या होती है? स्टिमुलस रेस्पॉन्स। कहते हैं ना, एक साधारण भाषा में कहा जाता है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। या आप कभी शादी में जाते हैं और शादी में जो आपका स्टेज लगी रहती है उस पर कोई बच्चा डांस कर रहा होता है। अगर वो बच्चा बहुत अच्छा डांस कर रहा होता है तो सारे जो दर्शक होते हैं सब वो धीरे धीरे उठ उठ के ऐसे आने लगते हैं उसके पास पास में, ऐसे आने लगते हैं। तो एक तरीके से उस बच्चे ने उत्तेजना पैदा की और उत्तेजना के साथ आपने अनुक्रिया की। अनुक्रिया मतलब इंट्रैक्शन। इस सिद्धांत का सहारा बहुत सारे हीरो डायलॉग मार के भी लेते हैं, अलग से कोई ऐसी एक्टिविटी करके भी लेते हैं जिसकी तरफ से अपनी तरफ ध्यान खींचा जाता है। तो इसको सिद्धांत को कहते हैं हम एस आर थ्योरी। एस आर का मतलब क्या है? स्टिमुलस, आर का मतलब है रेस्पॉन्स। यानी कि जितना एस होगा उतना ही आर होगा। जितना अच्छा एक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा उतने ही दर्शक उसको देखेंगे। जितना अच्छा टीचर बच्चों से इंटरेक्शन ज्यादा करेगा या जितनी उत्तेजना पैदा करेगा उतनी ही चीजें ज्यादा आकर्षित होंगी। तो सबसे पहले ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? इसमें मुख्य नाम आता है थॉर्नडाइक का। आमतौर पर थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया है, ये थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने इसकी बात कही है। तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत याद रखिए। और थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया है? बिल्ली पर भी प्रयोग किया है, मछली पर प्रयोग किया है और मानव पर प्रयोग किया है। तो इस सिद्धांत को हम कैसे लेते हैं? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। आपने एक सिद्धांत और सुना होगा, अगर हम इस सिद्धांत की बात करें तो हमने सिद्धांत 3 जगह बांट रखे हैं। तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक ए का एक क्लोज वन और ए का क्लोज टू। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर एक नया सिद्धांत पैदा हो गया। कौन सा? पुनर्बलन। और बच्चों पुनर्बलन किसे कहते हैं? रीइंफोर्समेंट को कहते हैं। आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा तो आपको किसी घटना की वजह से कोई एक ऐसा बल प्राप्त होता है जिससे आपको पुनः ताकत की प्राप्ति होती है। इसको अंग्रेजी में हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो जो ये पुनर्बलन का सिद्धांत है, ये सिद्धांत किसी विशेष आदमी ने नहीं दिया। आमतौर पर इसका नाम क्लार्क एल हल का आता है। लेकिन क्लार्क एल हल जो थे, ये जो हल लिखा हुआ है, इन्होंने थॉर्नडाइक के सिद्धांत से, स्किनर के क्रिया प्रसूत से और पावलाव के अनुबंधित अनुक्रिया से। यानी कि थॉर्नडाइक का तो क्या था? उद्दीपन अनुक्रिया। स्किनर का क्या था? क्रिया प्रसूत। और पावलाव का क्या था? पावला का था अनुबंधित अनुक्रिया। यानी कि जो कुत्ते वाला प्रयोग था, इसके साथ बिल्ली का प्रयोग है, इसके साथ कबूतर और चूहे का प्रयोग है और इसके साथ कुत्ते का प्रयोग है। तो हल ने इन तीनों सिद्धांतों को पढ़ा, खास तौर से स्किनर को पढ़ा। तो उसको एक ऐसा महसूस हुआ कि जब हमें कोई टारगेट प्राप्त हो जाता है तो उससे हमें पुनः बल की प्राप्ति होती है। और यहाँ ऐसा ही हुआ। तो हल ने इस सिद्धांत को एक अलग नाम दे दिया, पुनर्बलन का सिद्धांत, यानी कि रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत। ये हमारा पढ़ाई में भी काम करता है। छोटे छोटे रिजल्ट हमें बड़े उत्साहित करते हैं और हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब यहां पर दूसरा, इसी का दूसरा जो रूप है अपुनर्बलन। जैसे कहते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ जो अपुनर्बलन है, इसको देने वाला कौन है? वाटसन है और गुथरी है। अब ये बच्चों अपुनर्बलन क्या होगा? आपने कोई कार्य किया, उस कार्य को करते ही आपको बुरी तरह डांट दिया गया, आपकी इंसल्ट कर दी गई, तो आप उस कार्य से रुक जाओगे। यहाँ क्या था? यहाँ पॉजिटिव था। यहाँ कोई बंदा कोशिश कर रहा है और उसको तुरंत एक तरीके से टारगेट प्राप्त हो गया, तो इससे तो पुनर्बलन मिला। और यहाँ आपने कोई कार्य किया तो उससे आपको क्या हुआ? उससे आपको पुनर्बलन नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या है? इसको हमने अपुनर्बलन का नाम दे दिया। अब बच्चों यहाँ एक बात समझने की है, अपुनर्बलन कैसे आएगा? वाटसन ने एक बच्चे पर प्रयोग किया, गुथरी ने प्रयोग किया। तो गुथरी का तो क्षेत्रीय सिद्धांत आता है। तो वाटसन ने क्या काम किया? एक बच्चे पर प्रयोग किया और एक बच्चे ने क्या किया? एक खरगोश से हाथ लगाने की कोशिश की और जो खरगोश उसके पास बैठा था, तो बच्चा उसके हाथ लगाने को तैयार था, तो पीछे से एक भयानक आवाज आई। तो बच्चे को यह महसूस हुआ कि ये आवाज तेरे हाथ लगाने से आ रही है, या हाथ जो इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो बच्चा एकदम रुक गया। और जब बच्चा रुक गया तो उस घटना से रुक गया। फिर दोबारा बच्चे ने ऐसी कोशिश की तो दोबारा ऐसा ही हुआ। जैसे आप कोई कार्य कर रहे होते हैं और एकदम कोई बाहर से शोर मचा देता है, अचानक आप रुक जाते हैं। तो बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई कि भाई ऐसा करने से भयंकर आवाज आती है, तो उसे डरावनी आवाज महसूस हुई। तो उसे क्या प्राप्त हुआ? अपुनर्बलन, यानी कि उस कार्य को रिपीट ना करने की शक्ति।
तो हमने क्या काम किया, उद्दीपन अनुक्रिया को दो भागों में बांटा, पुनर्बलन में और अपुनर्बलन में। अपुनर्बलन की बात कौन करता है, वाटसन। ये वही वाटसन है जिसको व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है, और गुथरी, इन दोनों ने ये सिद्ध किया। और इन्होंने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलाव ने, हल ने और मिलर ने, इन्होंने ये सिद्ध किया कि जब कोई कार्य करते हैं और हमें वो प्राप्त हो जाता है, या हमें किसी कार्य के बदले कोई पारिश्रमिक मिल जाता है, तो उससे हमें पुनर्बलन की प्राप्ति हो जाती है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह याद कर लीजिए, बहुत एग्जाम में आता है। एसआर थ्योरी बोलते हैं इसे, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। तो यहाँ उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को हमने दो भागों में बांट लिया। आमतौर पर क्या है, इन सिद्धांत को हम तीन भागों में बांटते हैं। किस किस में, एक तो व्यवहारवाद, ये व्यवहारवाद में आएगा। और बच्चों ये एक यहाँ आएगा आपका क्लासिकल संज्ञानात्मक, ये अभी हम कॉग्निटिव सिद्धांत की बात कर रहे थे। तो ये सिद्धांत तो व्यवहार से संबंधित है, और इसका सीधा सीधा हमारी मानसिक क्रियाओं से संबंध है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको हमने बिल्कुल अलग तरीके से लिया है। और ये सिद्धांत जो था हमारा, आमतौर पर दो सिद्धांत हो गए, नंबर एक व्यवहारवाद, नंबर दो संज्ञानात्मकवाद, यानी कि बिहेवियरिज्म, और दूसरा हमारा क्या हो गया, कॉग्निटिज्म। लेकिन हमने कॉग्निटिज्म को भी दो भागों में बांट लिया। दो भागों में क्यों बांटा, जो पहले वाले साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने तो ये सिद्धांत दिया, और जो दूसरे वाले साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस सिद्धांत में थोड़ा सा परिवर्तन किया। तो हमने क्या काम किया, इस सिद्धांत को तो मान लिया क्या, क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत, और इसको हमने आधुनिक जोड़ दिया। यानी कि जो बाद में सिद्धांत आए, सिद्धांत दो ही हैं, एक बिहेवियरिज्म, एक कॉग्निटिज्म। कॉग्निटिज्म को हमने क्लासिकल संज्ञानात्मक और आधुनिक संज्ञानात्मक में डिवाइड कर लिया। और उद्दीपन अनुक्रिया जो है उसको देने वाले कौन कौन है, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल, मिलर, इनके अलग अलग प्रयोग भी आएंगे। तो आप जब इसे याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या था आपका बिहेवियरिज्म। अब क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है, क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है, वो किसी भी समस्या के एक हिस्से के बारे में नहीं सोचता। मतलब क्लासिकल सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, वो किसी भी समस्या के एक हिस्से के बारे में नहीं सोचता, वो पूरी समस्या के बारे में सोचता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, इसमें तीन लोग एक साथ काम कर रहे थे, कौन कौन, एक तो वर्दीमर, एक कोहलर और एक कोफका। तो ये जो कोफका है, कोफका, और ये तीनों एक साथ ही काम कर रहे थे, तीन तिगड़ी थी ये, वर्दीमर, कोहलर, कोफका। और ये जो प्योज लिखा है ये बच्चों प्याजे है, और ये टॉलमैन है, और ये लेविन है। लेविन को हम कूट लेविन पूरा पूरा नाम लेते हैं। लेकिन ये सिद्धांत मुख्य रूप से जो दिया वो कोहलर, कोफका, वर्दीमर ने दिया। बाद में कूट लेविन और प्याजे और टॉलमैन ने भी इस सिद्धांत में बहुत सारा डेवलपमेंट किया। तो ये सब काय में आते हैं, हमारे संज्ञानात्मक सिद्धांत में आते हैं। फिर आसुबेल, बंडूरा, ब्रूनर और बोल्स, ये लोग आए, इन्होंने भी इसी पर सिद्धांत दिया। लेकिन ये इनका टाइम के हिसाब से थोड़ा अंतर आया, तो इनका जो अंतर आया इनको हमने आधुनिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत दे दिया। अब अब आप इसे समझेंगे कैसे, आपको इन सब के अलग अलग सिद्धांत पढ़ने, अलग अलग सिद्धांत पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई उद्दीपन अनुक्रिया किसका है, अनुकूलित अनुक्रिया किसका है, क्रिया प्रसूत किसका है, या रीइंफोर्समेंट किसका है, या सोशल सामाजिक लर्निंग जो है, या समाज सिद्धांत किसका है। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, और ये बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखें, सिद्धांत दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, एक का सीधा सीधा दिमाग से संबंध है और एक का सीधा सीधा व्यवहार से संबंध है। अब आप कहोगे कि भाई व्यवहार में और दिमाग में क्या अंतर आया। बच्चों कई बार क्या होता है, किसी बच्चे की आईक्यू कम है और हमने उससे कहा कि बच्चे इस सामान को उठाओ और वहां रखा हो। हमने केवल उस बच्चे से इतनी बात कही, फिर उससे कहा उस सामान को उठा के लेकर यहाँ रखा हो, तो बच्चा करने लगा। तो अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहा, वो एक तरीके से हमारे बिहेव का प्रयोग कर रहा है। जैसे धीरे धीरे हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे हमारे बिहेव को देख के हमसे कुछ सीखते हैं। आमतौर पर गाली देना भी बड़ों से सीखते हैं, अच्छी बातें करना भी बड़ों से सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको अंतर क्या करना है, कॉग्निटिव और बिहेवियरिज्म। और कॉग्निटिव का मतलब क्या है, किसी भी समस्या के बारे में होल तरीके से सोचना। अब कैसे, इसका आपको इसके बाद अंदाजा हो जाएगा। अब पहले हम थोड़ा सा ये देख रहे हैं किस किस का कौन सा सिद्धांत है। जो भाई थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म है, जो सबका जड़ है एक तरीके से, ये सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। और याद रखना, थॉर्नडाइक, बिल्ली लिखा है ना यहाँ, तो बच्चों यहाँ मछली भी लिख लेना, मछली, और यहाँ मानव भी लिख लेना। तो बिल्ली, मछली, मानव, तीनों पर प्रयोग किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया है। तो थॉर्नडाइक का बिल्ली वाला सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है, तो आपने याद रखना है कि थॉर्नडाइक नाम की बिल्ली है। अब बिल्ली पे कैसे प्रयोग होगा वो अलग से पढ़ाया जाएगा। अनुबंधन सिद्धांत,
अनुबंधन सिद्धांत किसका है? ये पावलाव का है। आईपी पावलाव नाम का एक व्यक्ति था जो रूस में एक डॉक्टर था। अब डॉक्टर था ये, तो इसे कुत्ते की पाचन क्रिया पर प्रयोग करना था। तो पाचन क्रिया प्रयोग करने के लिए कुत्ते को खवाना जरूरी था। तो एक कुत्ते को बंधवाया गया और वहां पर उसे भोजन दिया गया। तो जो डॉक्टर था, डॉक्टर ने एक बात नोट की कि जो डॉक्टर का नौकर था वो कुत्ते के लिए खाना ला करता था। तो खाना किसका था? डॉक्टर का। लाता कौन था? नौकर। तो नौकर के और कुत्ते के संबंध बीच में एक संबंध स्थापित हो गया। अब आप सोचोगे भाई ऐसा कैसा संबंध स्थापित हो गया? आपने कभी भी नोट किया होगा, जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन अगर हम पड़ोस में रहने वाले कुत्ते को या कहीं विशेष जगह रहने वाले कुत्ते को हम डेली भोजन देते हैं, तो कुत्ते का एक हमारे साथ एक संबंध स्थापित हो जाता है। अब वो जो संबंध स्थापित किसके साथ हुआ? नौकर के साथ। होना किसके साथ चाहिए था भाई? कुत्ते का। सारा खाने का इंतजाम तो कुत्ता वो का मालिक डॉक्टर करा रहा था। ठीक उसी प्रकार जैसे स्कूल के जो टीचर हैं उनका संबंध बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, जबकि जो स्कूल का मालिक या मैनेजर होता है उसके साथ बच्चों का रिलेशन नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या हुआ? जो जिसके संपर्क में रहेगा उसका संबंध उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। ठीक उसी प्रकार वहां ऐसा ही हुआ। और जब पावलाव ने ये देखा कि कुत्ता, जो उसका कुत्ता था वो उसके नौकर को देखकर एक विशेष क्रिया करता था, तो उसके बाद समझ में आ गया भाई कुत्ते में और इनमें जो संबंध स्थापित हुआ है इसको क्या नाम दिया जाए। तो भाई उसने उसका नाम दिया अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत। और ये अनुबंधन जो हुआ ना, ये कंडीशनिंग थ्योरी हुई, जो हुई कंडीशन के हिसाब से, इसका नाम दे दिया। और कर तो रहा था पाचन क्रिया पर प्रयोग पावलाव, और उसने एक नया सिद्धांत दे दिया। वो डॉक्टर की तरफ से एक तरीके से साइकोलॉजिस्ट बन गया। तो इसका कुत्ते पर प्रयोग याद रहेगा। तो हमने पावलाव के बीच में जो कुत्ता लिखा है, तो पावलाव ने किस पे प्रयोग किया? कुत्ते पे किया। थांडाइक ने किस पे किया? बिल्ली पे किया। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्रिया प्रसूत, एक्शन डिलीवरी। एक्शन डिलीवरी प्रिंसिपल क्या है? एक्शन डिलीवरी ये है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप घर में पड़े हुए हैं, उठ के कहीं जाते ही नहीं है, लेकिन किसी दिन आप बाहर को निकले, आपको कुछ दिखाई दिया। जब दिखाई देगा तो आप कुछ सोचोगे उसके बारे में। ठीक उसी प्रकार स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? एक तो भाई चूहे पे प्रयोग किया और एक कबूतर पे प्रयोग किया। अब इस क्रिया प्रसूत का मतलब क्या? क्रिया प्रसूत का मतलब यह है कि आपने अपने मन में कुछ अच्छा चाहा है या नहीं चाहा है, लेकिन जब आप कोई एक्शन कर रहे हैं तो उस एक्शन के बदले कुछ ना कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे? इन्होंने क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत दिया, इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया। एक जार लिया और जार में दाने रखे, और कबूतर जो था उसमें जो कांच था उसमें चोंच मार रहा था। तो चोंच वो वैसे ही मार रहा था, उसे दाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने कहीं पर चोंच मारी तो उसके दाना हाथ आ गया। अब वो मार तो वैसे ही रहा था, लेकिन जब दाना हाथ आया तो उसे एक तरीके से रीइंफोर्समेंट प्राप्त हुआ, यानी कि उस एक्शन का रिएक्शन प्राप्त हुआ। तो इसको एक्शन डिलीवरी सिद्धांत कहा जाता है। ऐसी चूहा था, चूहा का बॉक्स बनाया गया और चूहा ऐसे घूम रहा था और एक उसमें लीवर दा रखा था। जैसे चूहा उस पर घूमा तो चूहे का पैर उस लीवर पर पड़ा और लीवर पर पड़ते ही खाना आ गया। हालांकि वो खाना नहीं ढूंढ रहा था, लेकिन उसका लीवर पर पैर पड़ा, लेकिन खाना आ गया। तो ऐसे में एक्शन डिलीवरी का सिद्धांत किसने दिया? इसका नाम क्रिया प्रसूत रखा गया। आमतौर पर यूपी टेट में क्वेश्चन बहुत आता है। व्यवहारवाद किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया। अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पावलाव ने दिया। क्रिया प्रसूत किसने दिया? का स्किनर, बीएफ स्किनर ने दिया। अब नेक्स्ट, ये जो थ्योरी है तीनों 1 2 3, ये थ्योरी तीनों ही बिहेवियरिज्म की हैं, ये व्यवहारवाद में काउंट होती हैं। लेकिन जो चौथा सिद्धांत है गेस्टाल्टवाद, बच्चों गेस्टाल्टवाद का जो मतलब है वो समग्रवाद है हिंदी में। समग्रवाद का मतलब क्या है? आप किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, अगर किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक समस्या के बारे में ना सोच के होल समस्या के बारे में सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? आप कार के बारे में सोच रहे हैं तो केवल पहिए के बारे में नहीं सोच रहे, इंजन के बारे में नहीं सोच रहे, आप पूरी कार को चलाने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि समस्या के एक पहलू पर ना ध्यान देकर पूरी समस्या पर ध्यान देना, उसे हम गेस्टाल्टवाद कहते हैं। और ये जो गेस्टाल्टवाद है ना, ये किसने दिया? मैक्स वर्दीमर, कोहलर और कोफका। भाई हमने इसको बनाया, कोहलर ने वर्दी पहनकर कोफ्ते खाए। कोफ्ते मतलब जो खाने की चीज होती है। तो वर्दीमर वर्दी, कोहलर मतलब आदमी, तो कोहलर ने वर्दी पहनकर कोफ्ते का याद रहेगा। अब इन तीनों ने प्रयोग किस पे किया? प्रयोग करने के लिए हमें ऐसी चीज की जरूरत थी जिसमें थोड़ी बुद्धि हो। तो भाई चिंपैंजी था। कौन था? चिंपैंजी। और चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। तो इस सुल्तान पर 5-6 प्रयोग किए गए। और प्रयोग क्या थे? एक भूखा चिंपैंजी कमरे में छोड़ दिया गया। जब वो भूखा था तो उसे भूख की मतलब खाने की जरूरत थी, तो उन्होंने छत पर काफी ऊंचाई पर केले टांग दिए, वहां पर 2 स्टूल रख दिए, 2 छड़ी रख दी और एक रस्सी रख दी।
तो वो जो चिंपैंजी करता है तो वो पहले उस पे स्टूल पर चढ़ता है और उसको केले को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कामयाब हो पाता। उसके बाद वो छड़ी उठाता है, फिर नहीं कामयाब हो पाता। वो दूसरी छड़ी उठाता है, छड़ी में छड़ी बांधता है, फिर भी नहीं कामयाब हो पाता। फिर वो स्टूल पर चढ़ता है, छड़ी को बांध कर उस पर चढ़ता है और केले उस उतारता और खा लेता है। इसका मतलब यहाँ पर चिंपैंजी ने पूरी समस्या पर ध्यान दिया। उसे भूख लग रही थी कि केले कैसे उतारे जाएं, तो उसने पूरा तरीका लगाया। ठीक उसी प्रकार गैस्ट्रोल्ड सिद्धांत आया। इसको देने वाला कौन कौन था? वर्दीमर था, कोहलर था, कोफका था। बाद में जीन पियाजे हैं, टोलमैन है, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो ये हमने केवल जो टेबल बनाई है, हमने केवल याद करने के लिए बनाई है। इसके बाद चलते हैं हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है भाई? ये वो वाला सिद्धांत है, हमें आसपास की चीजें जो हम देखते हैं, जिसको आम भाषा में कहा जा सकता है संगत की रंगत। तो कहते हैं ना भाई, संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे जिन लोगों के साथ आप रहोगे ना, वही वही आपको असर आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्बर्ट बंडूरा ने एक बंदर की फिल्म दिखाई, और जो बंदर की फिल्म दिखाई तो उसमें जो एक्शन रिएक्शन दिखाए, तो जो उसमें चीजें समाज को स्वीकार थी, उन चीजों का असर हीरो पर बहुत ज्यादा पड़ा, मतलब हीरो का। और जो समाज को अस्वीकार थी, उनका भी असर नेगेटिव पड़ा। तो इसका मतलब ये है, सोशल समाज जैसा होगा हम पर उसका ऐसा ही असर पड़ेगा। और ये सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा ने दिया। उसके बाद व्यवहारवाद से जो प्राप्त हुआ था पुनर्बलन, ये क्लार्क एल हल ने दिया। और ये उद्दीपक के बजाय उसने आवश्यकता पर बल दिया। अब पुनर्बलन क्या कहता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसी जैसी हमको आवश्यकता पड़ती जाएगी, हम ऐसा ही हमें रीइंफोर्समेंट प्राप्त होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर इसने पुनर्बलन का सिद्धांत आवश्यकता पर दिया। नेक्स्ट सिद्धांत आता है हमारा मानवतावादी सिद्धांत। ये मास्लो का है। अब्राहम मास्लो कहते हैं कि हमारे शरीर की 5 आवश्यकताएं हैं, जिनमें हमारी कुछ बेसिक हैं और कुछ लग्जरी वाली हैं। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान होता है, सबको आवश्यकता पड़ती है। नींद की सबको आवश्यकता पड़ती है। तो ये कहते हैं कि मानव जो है अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से डेवलप होता चला जाता है। उसके बाद में आता है हमारी साइन थ्योरी, चिन्ह का सिद्धांत। ये टॉलमैन का है। और ये हमारा सिद्धांत किस में आता है? ये हमारा सिद्धांत आता है कॉग्निटिव थ्योरी में। जैसे जंतर मंतर में भूल भुलैया बनी हुई है, ऐसी में कहीं चूहा घूमता फिर रहा है, तो कहाँ पर क्या चीज प्राप्त करता है, तो फिर वो चीज उसके साथ होती चली जाती है ना, वो सीखता चला जाता है। तो हमारे इस सिद्धांत में ये आपको सबको याद करने बहुत आते हैं एग्जाम में ये। इसके बाद में एक क्षेत्र सिद्धांत आता है फील्ड थ्योरी, ये कूट लेविन की है। कूट लेविन क्या कहता है जीवन में जितनी भी चीजें होती हैं और जो हमारा विशेष क्षेत्र होता है, एक तरीके से ये सोशल लर्निंग की तरह है। लेकिन कूट लेविन का सिद्धांत जो आता है हमारा, वो आता है हमारा कॉग्निटिव थ्योरी में। और जो सोशल थ्योरी है वो हमारी दोनों में किसी में नहीं आती, लेकिन फिर भी हम उसे बिहेवियरिज्म में ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये वो सिद्धांत अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, गुथरी का। जब खरगोश से बच्चा हाथ लगाता है, तो हाथ लगाते एक भयानक आवाज आती है, उस भयानक आवाज की वजह से उस घटना को दोहराता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी कार्य को करने के बाद हमें कोई एक तरीके से मोटिवेशन मिल रहा है, तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे। जैसे एक बच्चा क्वेश्चन करता है और टीचर उसको शाबाशी देता है, तो दोबारा करेगा। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, टीचर ने उसे डांट दिया, तो दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ये घटना भी उसी से संबंधित है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस सिद्धांत है इसका, अनुभव जन्यवाद सिद्धांत। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। कहते हैं लोग कि भाई हमें मास्टर सिखाते हैं, कई बार कहते हैं हमें घर वाले सिखाते हैं, हमें सब सिखाते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो चीज होती है वो एक्सपीरियंस सिद्धांत भी होता है। और जो हमारे साथ जैसे जैसे अनुभव होते रहते हैं, हम उसको उसी तरीके से सीखते रहते हैं। अब आता है हमारा व्यवहारवाद से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। देखो भाई, प्रमुख प्रवर्तक जॉन ब्रॉड्स वाटसन। यानी कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्यवहारवाद का पिता कौन है, व्यवहारवाद का बाप कौन है, तो बच्चों याद रखना, व्यवहारवाद का पिता है जेबी वाटसन। यानी कि वाटसन को व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। व्यवहारवाद ने मानव और पशु के अंतर को समाप्त किया है। यानी कि पशु भी व्यवहार पर काम करते हैं और मानव भी व्यवहारवाद पर ही काम करता है। और ये जो साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने सबसे पहले प्रयोग पशुओं पर किए हैं। जैसे हमारी जो स्थिति है वो जंगल से स्टार्ट होती है, तो वो जो अंतर दोनों का काम किया गया है, वो वाटसन के द्वारा किया गया है। इसीलिए वाटसन को व्यवहारवाद का पिता भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का क्षेत्र व्यवहार है। इस सिद्धांत का क्षेत्र व्यवहार का मतलब क्या है? क्षेत्र व्यवहार का मतलब है पर्टिकुलर रीजन जहां पर आप जैसे रह रहे हैं, जो घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, आपका वातावरण। तीसरा है, इसमें उद्दीपक होता है। उद्दीपक क्या होता है? स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है जिस चीज को हम जैसे देखते हैं, हम पर उसकी अनुक्रिया उसी प्रकार से होती है। अगर कोई बहुत अच्छा भाषण दे रहा है, तो हम उतना ही ज्यादा ध्यान से सुनते हैं।
उसके बाद आता है हमारा संबोधन। संबोधन का मतलब है यहाँ पर एक तरीके से रेस्पॉन्स है, यानी कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का आपस में संबंध है। कहते हैं ना, जैसी चीजें जितनी मेहनत करोगी रिजल्ट उस तरीके का ही आएगा, कि विशेष ध्यान पर दिया गया है और उद्दीपक की अनुक्रिया से इंद्रिय जनित व्यवहार को उत्पन्न होते हैं। अब उद्दीपक कैसे प्राप्त होता है? उद्दीपक एक नेचुरल है। एक शादी में जा रहे हैं आप, या कहीं पर शादी हो रही है और वहां पर घोड़ी जा रही है कहते हैं चढ़त हो रही है, और उसके सामने बहुत सारे लड़के या जो बारातियां डांस कर रहे हैं। तो जब बाराती जब अच्छा डांस करते हैं तो उनको देखने वाले ऊपर छतों पर से देखते हैं, हम गली में से जा रहे हैं आप, तो जैसे छत वाले ऊपर से देखते हैं ना, तो जो डांस करने वाले होते हैं उनकी ताकत भी ज्यादा बढ़ जाती है, वो और अच्छा डांस करने लगते हैं। यानी कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स स्टिमुलस। हालांकि स्टिमुलस रेस्पॉन्स अलग थ्योरी है और रेस्पॉन्स स्टिमुलस ये अलग थ्योरी है। इन दोनों का अंतर समझाया जाएगा, आगे आएगा इसमें। अब इसमें होता क्या है? संवेदना, स्मृति, प्रतिभाएं, अनुभूति एवं संवेग। अब देखो, संवेदना होती है सेंसेशन, और संवेग होते हैं इमोशंस। स्मृति मेमोरी होती है, प्रतिभाएं टैलेंट होता है, अनुभूति फीलिंग्स होती हैं। तो ये जो व्यवहार होता है, इससे क्या होता है? हमारा जैसा व्यवहार होता है ऐसी हमारी फीलिंग होती है। जैसे एक भिखारी मांगता है, औलाद वालो फलो फूलो, तो एकदम अच्छी बड़ी वैसी फीलिंग आती है और हम भिखारी को भीख दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संवेदना हम किसी काम को करते हैं तो इमोशंस भी साथ रहते हैं, सेंसेशन भी साथ रहती हैं, और फीलिंग्स और स्मृति सब साथ रहती हैं, और ये दोबारा जाग जाती हैं। यानी कि शरीर में होता सब कुछ है, लेकिन भारी घटनाएं इनको जगा देती हैं। इसके बाद इन्हें स्थायित्व प्रदान होता है। अब बच्चों यहाँ पर जो आता है हमारा अधिगम का व्यवहार सिद्धांत, मैं आपको कह रहा था ना, इस सिद्धांत को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या करते हैं? हम अधिगम के व्यवहारवाद के सिद्धांत को डिस्कशन करते हैं। जो किसने दिया था? ये दिया था थार्नडाइक ने। हम इसके सिद्धांत को अलग अलग डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था। तो बच्चों व्यवहारवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? थार्नडाइक। उन्होंने 1911 में एनिमल इंटेलिजेंस एक किताब लिखी थी। एनिमल इंटेलिजेंस, आप सोचो उसके दिमाग में क्या बात आ रही थी थार्नडाइक के, कि भाई एनिमल्स में कैसे इंटेलिजेंस होती है। और एक बात का ध्यान रखना, इंटेलिजेंस और इमोशंस दोनों अलग अलग चीज हैं। जानवरों में ज्यादातर इमोशंस पाए जाते हैं, आदमी में इमोशंस के साथ साथ बुद्धि का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, और कई बार तो लोग इन इमोशंस का फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, बुद्धि और इमोशंस दोनों अलग अलग चीज है। तो यहाँ पर क्या आता है? व्यवहारवाद सिद्धांत के थार्नडाइक हैं, एनिमल इंटेलिजेंस इसका पुस्तक लिखी है। इनको प्रथम मानव व्यवहारवादी कहा जाता है। किसको? और जो ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे और एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर भी कहलाते हैं। ये एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट भी हैं और एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर भी हैं। इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके सीखने के नियम को प्रतिपादित किया। थार्नडाइक के सीखने के नियम जो आएंगे ना, जो उसमें कहते हैं हम, दो प्रकार के नियम दिए, प्राथमिक बड़े अच्छे हैं। कहते हैं व्यक्ति वैसे ही सीख लेता है। बच्चों, जो हमारे यहाँ सिखाया नहीं जाता, आमतौर पर बच्चे व्यवहार सीखते हैं, लेकिन सीखने के भी नियम होते हैं। हम कैसे कैसे कोई कार्य कर सकते हैं कम समय में बेहतरीन तरीके से कार्य करना, तो वो आगे आएगा। तो थार्नडाइक ने क्या काम किया? उन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। अब भूखी बिल्ली पर प्रयोग क्या था उनका, देखिए आप। भूखी बिल्ली पर प्रयोग था, एक बॉक्स है ऐसा, और ये देखो रास्ता दे रखा है, ये ट्रैप डोर है, और ये सामने इसका फूड रखा है, इसमें मछली का इसका, और ये पुल स्ट्रिंग दैट ओपन स्टैक डोर, और ये यहाँ पर ऐसा सिस्टम बना रखा है, और ये रस्सी अटक रखी है, ये बॉक्स में बिल्ली बंद है, यानी कि ये कैट है आपकी। तो ये बिल्ली क्या करती है? इसे भूख लग रही है, भूखी है। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब जब इसको भूख लग रही है तो ये बिल्ली से बाहर निकलना चाह रही है। अब जब इसमें बिल्ली बाहर निकलना चाह रही है तो बिल्ली को नहीं पता इसके 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 खींचने से ये खुल जाएगा रास्ता। लेकिन जब बिल्ली बहुत सारे प्रयोग करती है, देखती है, तो लास्ट में क्या करती है? एक घटना ऐसी घटती है, बिल्ली इसको खींच देती है और ये ट्रैप डोर खुल जाता है, और बिल्ली अपने भोजन को खाकर अपनी भूख मिटा लेती है। अब आप सोच रहे होगे बिल्ली को कैसे पता लगा? ये बिल्ली को बिल्कुल नहीं पता था, बिल्ली तो बस कर रही थी, कुछ ना कुछ कर रही थी, वहां हो गया। लेकिन बिल्ली जब दोबारा इसमें बंद की गई तो बिल्ली ने बहुत कम समय में तुरंत खोल दिया। पहले तो उसे बहुत समय लगा। जब बिल्ली तीसरी बार बंद की गई तो बिल्ली ने एक बार में खोल दिया। इसका मतलब क्या? इसे कहते हैं व्यवहार से सीखना, यानी कि देखकर सीखना। तो ये बिल्ली ने ये ट्रैप डोर खोल दिया और अपना खाना खा लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी रसोई में कहीं लोटे में दूध रखा है और वहां बिल्ली आती है, तो बिल्ली जब पहली बार आएगी तो बिल्ली में भले ही लोटा रखा हो, बिल्ली को नहीं मिलने का। बिल्ली घूमती फिरेगी, बिल्ली को मिल जाएगा। अगले दिन आपने वो लोटा वही दूध का भर के रख दिया, तो बिल्ली बिल्कुल आएगी सीधी,
मतलब एकदम ढूंढ लेगी उसको। तीसरे दिन आपने फिर रख दिया, बिल्ली तुरंत पहली बार में ढूंढ लेगी। लेकिन आपने अगर उसका स्थान परिवर्तन कर दिया तो हो सकता है आपका दूध वो बच जाए। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है ये आपको याद रखना है। तो इसको सिद्धांत का नाम क्या दिया उसने, अनुबंधित अनुक्रिया, यानी कि सॉरी उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर भूख लग रही थी उसको, सामने भोजन भी रखा था, उसकी वो कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर क्या आएगा, थांडाइक ने भूखी बिल्ली को कैद किया तथा पिंजरे को गेट लीवन के दबने, गेट लीवन क्या है, जो मतलब दबा खींचा गया, ऐसी व्यवस्था की कि बिल्ली भूख के कारण उछल कूद करने लगती है। उछल कूद के दौरान बिल्ली का पांव भूल से लीवर पर पड़ जाता है, जिससे पिंजरे का गेट खुल जाता है और भूखी बिल्ली भोजन प्राप्त हो गया। इस प्रकार बिल्ली लीवर दबाकर भोजन को प्राप्त करना सीख जाती है। इसी को हम कहते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत। अब यहाँ क्या होता है, थांडाइक के अनुसार क्या हुआ, भूख एक उद्दीपक है। उद्दीपक मतलब स्टिमुलस। अगर भूख नहीं होती तो स्टिमुलस भी नहीं होता। जिन लोगों के दिमाग में ये बात होती है हमको अमीर होना, तो अंदर उनके अंदर एक भूख रहती है, और भूख रहती है तो उसी के दृष्टिकोण से वो कार्य करते हैं। तो उसने उद्दीपक न होकर एक स्वाभाविक उत्तेजना, उद्दीपक मतलब उद्दीपक समझ रहे हो, यानी कि स्वाभाविक उत्तेजना का मतलब मैं क्या क्या कह रहा था आपको, जैसे मान लिया उद्दीपक हमें कोई सामने दिखाई दे रहा, तो उद्दीपक तो भोजन था, लेकिन उसने जो स्वाभाविक उत्तेजना की, मतलब इधर उधर दौड़ भाग की, उसका उसका पैर पड़ा उस पर या उसने खींचा, उसने दो तरह के बॉक्स बनाए थे, तो उससे ये काम हो गया। अब ये नेचुरल स्टिमुलस समझिए क्या है। नेचुरल स्टिमुलस क्या होता है भाई, किसी को भूख लग रही है ना, वो नेचुरल स्टिमुलस है। लेकिन किसी को अमीर होना है तो नेचुरल स्टिमुलस नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहता है। तो आंतरिक, नेचुरल स्टिमुलस से आंतरिक उत्तेजना पैदा हुई, इंटरनल स्टिमुलस पैदा हुआ, आंतरिक, उससे फिर आंतरिक ऊर्जा बल, इंटरनल एनर्जी फोर्स पैदा हुआ, और उसके बाद प्रोपल्सन आया, यानी कि चालक चली, वो एक तरीके से मोटिवेशन थ्योरी पैदा हो गई। जबकि भूखी बिल्ली द्वारा उछल कूद करना स्वाभाविक अनुक्रिया है, नेचुरल रेस्पॉन्स है, तथा भोजन की जो गंध है वो एक उद्दीपक है। यानी कि बाहर रखा हुआ भोजन क्या उद्दीपक है। तो ऐसी घटनाएं जब बिल्ली के साथ घटी तो लास्ट में उसने क्या प्राप्त कर लिया, अपना भोजन प्राप्त कर लिया। और इसी प्रयोग के आधार पर थांडाइक ने एक नया सिद्धांत बना दिया, जिसका नाम रखा उद्दीपक अनुक्रिया या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, और इसको हम व्यवहारवाद में लाते हैं। अब सवाल यह है कि भाई ये सारे हम जो प्रयोग कर रहे थे, इन सिद्धांत के कुछ दूसरे नाम भी हैं। आमतौर पर इस सिद्धांत को हम बच्चों पर प्रयोग करते हैं मतलब हमारे जो सीखने के विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि इन सिद्धांतों का बिल्ली से मतलब नहीं है। बिल्ली क्या कर रही थी, ये हमें देखा, हमने सिद्धांत बनाया और हमने इन सिद्धांत को शिक्षा में लागू किया। और इसी वजह से, इस सिद्धांत की वजह से जो थांडाइक थे वो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट कहलाए और फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कहलाए। तो इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या, प्रयास व त्रुटि। इसका मतलब क्या, काम करोगे तो गलती होगी, प्रयास करोगे तो गलती होगी, और गलती होगी तो थ्योरी ऑफ एफर्ट एंड एरर। इसका नाम दूसरा क्या है, प्रयास व त्रुटि। जो जिसको हम क्या कह रहे थे, उद्दीपक अनुक्रिया कह रहे थे, इसी सिद्धांत को क्या कह रहे हैं, प्रयास व त्रुटि। हमने पहली बार कार्य किया, हमसे गलती हुई, हमने सुधार किया, हमने तीसरी बार, तो प्रयास व त्रुटि इस गलती का नाम है। यानी कि जिसने गलती नहीं की उसने सीखा नहीं। दूसरे सिद्धांत का नाम है इसका बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड थ्योरी का मतलब होता है जब दो चीज एक साथ अटैच हो जाती हैं, जैसे उद्दीपन अनुक्रिया एक साथ अटैच हो गई, तो इसका क्या होगा, प्रयास में त्रुटि एक साथ अटैच हो गई, इसको बॉन्ड थ्योरी नाम दिया गया। तीसरा नाम क्या है इसका, एसआर, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, एसआर थ्योरी। और उसके बाद हमारा क्या, संयोजनवाद सिद्धांत, कनेक्शनिज्म थ्योरी, यानी कि जब एक घटना घटती है तो दूसरी उससे जुड़ जाती है। और तीसरा क्या है, हर्ष व दुख का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ जॉय एंड सैडनेस। इसका मतलब ये हुआ जब हम सफल हो जाते हैं तो हम खुशी हो जाते हैं, जब सफल नहीं होते तो हम दुखी हो जाते हैं। ये सारे सिद्धांत किसके नाम दिए गए, ये सारे सिद्धांतों के नाम हमारे थांडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम है। बिल्ली पर प्रयोग किया, मानव पर प्रयोग किया, मछली पर प्रयोग किया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अधिगम के सिद्धांतों का अध्ययन किया। अब इसी सिद्धांत के नेक्स्ट क्रम में अगली क्लास में हम जैसे पावलाव का अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्रिया प्रसूत जो आपका स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद हम पुनर्बलन सिद्धांत पढ़ेंगे। तो ये सारे सिद्धांत आपके किसी भी एग्जाम में, जो टीचिंग एग्जाम होते हैं उसमें बहुत आते हैं। आप इसको बार बार पढ़िए। लास्ट में हम इसकी जो मतलब जो PYQ हैं, जो पिछली साल वर्षों में क्वेश्चन आए हैं, उनको भी लेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।